Live 16, Look 16 Asho Club welcomes you to this talk show with Professor Ashwini Ji Agarwal, who is famous as Kuch Na Kar Bhaiya Dilli Wale. Professor Ashwini Ji Agarwal, he has been a technology king. टेक्नोलॉजी एम्बेडेड के एरिया में उन्होंने बहुत से इनोवेशंस किए एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स रिमूविंग रिजेक्शन फ्रॉम लाइफ, रिड्यूसिंग रिजेक्शन फ्रॉम लाइफ। अब हर तरह का पोल्यूशन या हर तरह के डिस्टर्बेंसेस या स्ट्रेस या बीमारियां या वट एवर इज नॉट गिविंग अस एंजॉयमेंट, उसको हम हटा सकते हैं अपनी लाइफ से एंड वी कैन अटेन एनी गोल वी वॉन्ट टू। कोई भी लक्ष्य जो आप अपने लिए अटेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं अगर आप उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, समझें, सीखें एंड उनको इम्प्लीमेंट करें। अश्विनी जी से हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं लिव 16 लुक 16 एशो क्लब में, और मैं हूं उनकी होस्ट कृष्णिका निधि कंसल। एमटेक मैंने किया है, टेक्नोलॉजी को समझती हूँ और उसको यूज़ करके अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को ठीक करती हूँ, औरों को भी कुछ जहाँ तक हेल्प कर पाती हूँ, गाइड कर पाती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। कृष्णिष्ट मंदिर अम्बाला की मैं केयर टेकर हूँ और आज इस प्रोग्राम में अश्विनी जी से हम डिस्कशन करने वाले या सब संसार। गुरु नानक जी ने एक बात कही, जब उन्होंने एक लेवल पर वो पहुंचे और उन्होंने समझा सोसाइटी को और उसकी डिस्टर्बेंसेस को, तो उन्होंने ये बात कही कि नानक दुखिया सब संसार। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले आप जो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, जो आप सोसाइटी के लिए अब एक लाइट की तरह सामने आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अश्विनी जी, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात कर चुके हैं, आज एक रॉ सब्जेक्ट, एक बेसिक सा सब्जेक्ट पर बात करते हैं, दुख। गुरु नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। इंग्लिश में भी कहा गया, शायद शेक्सपियर ने ये कहा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जीवन इतना सरल नहीं है कि आप उस पर चलते रहें और आराम से अपना जीवन क्रॉस कर जाएं। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत से, बहुत कमाई से मिलता है। ऐसा क्या है जो हमने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से अर्न किया था, कमाया था, वो हमें कष्ट देने लगता है, दुख देने लगता है? एग्जैक्टली दुख का कारण क्या है? क्या माया के कारण हम दुखी होते हैं? क्या अपनी किस्मत हम सब ये लिखवा कर लाते हैं? एग्जैक्टली दुख क्या है और उसका कारण क्या है? जी देखो, एक तो हमने ना कुछ बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम लोगों को। नानक दुखिया सब संसार नानक ने कहा या नहीं कहा मुझे पता नहीं, पर संसार दुखी तो दिख ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग जो है, हम लोगों ने ओरिजिनलिटी को खो दिया। वो कहते हैं ना कि जब अगर ओरिजिनलिटी को खो दोगे तो तुम डेफिनेटली कष्ट में आओगे ही आओगे। और वैसे भी कहा जाता है कि दुख जो है खरीदा जाता है, अपने आप नहीं आता है। सुख अपने आप आता है, पर दुख खरीदा जाता है। ये एक फंडामेंटल रूल है। और प्रकृति कहती है कि मैंने तो तुम्हें इतनी अच्छी नेचर दी है, मैंने तो तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, तुम अपना सत्यानाश अपने आप क्यों कर रहे हो? नेचर ने, ये चींची की आवाज आ रही है जी, तो नेचर कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, इतना बढ़िया दिया, सब कुछ इतना परफेक्ट दिया है, परफेक्ट इज द वर्ड, और तुम लोग फिर भी दुखी हो, तो इसका कारण तुम ही हो। और मूल कारण जो हमें समझ में आया, ये नेचर कहती है, ठीक है, नेचर कहती है, हमने कुछ समझा, पर जब हमने रिसर्च की, हमने तो खोज की ना। देखो, इंसान की प्रवृत्ति है खोज करने की, कि अगर कोई कष्ट है या इच्छा है, देखो मूल चीज क्या है, अगर कोई आपकी इच्छा है
तो आप उसको पूरा करने के लिए कष्ट करोगे, मतलब काम करोगे ही ना कुछ करोगे ना। जो इच्छा है उसको पूरी करने के लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ करोगे ही। अगर इच्छा नहीं है, मान लो इच्छा नहीं है, तो क्या सुसाइड कर लोगे? आजकल जो टीनेजर्स में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, उसका मूल कारण यही है कि अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मरेंगे तो पता नहीं कब। ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई है अब, कि टीनेजर्स कम्युनिटी सुसाइड करने लग गई है। यानी दे फील, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि they have lived their life in the age of 15 16. They have completed their age, so now there is nothing left except dukh, except kasht. So it is better that we finish the life. That is what is happening. That is what is the result visible today. People are talking about कि crime कम हो रहा है। क्या ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है कि क्राइम इज इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड। इफ यू सी एक्चुअली मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये लगती है कि क्योंकि अगर हमारे आसपास क्राइम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि क्राइम कम हो रहा है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम, सुसाइड करना भी तो एक क्राइम है। सुसाइड करना एक क्राइम नहीं है क्या? या किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करना एक क्राइम नहीं है क्या? तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्राइम है। और अगर टीनेजर कम्युनिटी सुसाइड की तरफ चलती है, तो इसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज पर है, पेरेंट्स पर है। पहले समाज पर है, फिर पेरेंट्स पर है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक ये टेंडेंसी बढ़ती रहेगी। कि हमारे घर में तो नहीं है ये टेंडेंसी, दूसरों के यहां होगी, तो उसका मैं क्या कर सकता हूं? जी, आपकी समझ में आपको क्या लगता है, टीनेजर्स की जो ये सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसका रूट कॉज क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि क्राइम बढ़ रहा है और उनको रियलाइज हो जाता है कि हम भी इसी क्राइम का हिस्सा बनेंगे। वी डोंट वांट टू बिकम, सो दे कमिट सुसाइड। It is better to get rid of this situation of committing crimes. I get rid of my life itself. That is the root cause, simply. क्राइम वर्ड की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है? क्या टीनेजर्स जैसे अंडरवर्ल्ड इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं? जबकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने शहर में देखूं तो ऑलमोस्ट देयर इज नो क्राइम। अगर हम ऐसे देखें, टीनेजर्स का क्राइम से कनेक्शन ही कहाँ है? उनका क्रिमिनल film industry. You watch any film, what they are displaying? Wars are taking place. Why wars are taking place? War is not a crime. And the people who are instigating wars, they are much more responsible for the crime. अश्विनी जी, जो वॉर्स होती हैं उनका बेसिक रीजन जो मैं समझती हूँ पॉलिटिकल रहता है। इट इज डिसीजन ऑफ फ्यू पीपल, और पूरा देश, पूरा राष्ट्र, या इनफैक्ट पूरी कम्युनिटी, पूरा समाज उससे इफेक्ट होता है। पर बेसिकली वो कुछ लोगों की पॉलिटिकल मेंटालिटी का रिजल्ट होता है वॉर। लेकिन हम अगर ये कहें कि आज के हमारे टीनेजर्स क्रिमिनल मेंटालिटी का शिकार हो रहे हैं, कहाँ है? ऐसा कहाँ है? टीनेजर्स रिलेशनशिप्स में जाते हैं, उनको फेलियर मिलता है तो उनको लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, या कई बार उनको लगता है कि मेरा करियर ठीक नहीं बन रहा तो वो डिप्रेशन में आने लगते हैं। कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, तो ये रीजन बनता है। इसमें क्राइम कहाँ है? ये सब क्राइम ही तो है। उनका टीनेजर्स का कॉन्फिडेंस लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है?
सोसाइटी, समाज। टीनेजर्स कैरियर में फेल हो रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? समाज। वाई नॉट पेरेंट्स? और समाज ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर मान लो कि गवर्नमेंट इतनी सारी वो चलाती है, स्कीम्स चलाती है, तो उन स्कीम्स को ही अगर यूज कर लो तो तुम्हारे को सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सिर्फ 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 सेल्फिश हो जाओ, अपने आप को ही देख लो, तो तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फिश होने का मतलब क्या है? भाई मुझे खाना चाहिए, दैट्स इट, इतना ही तो काम है। अपनी सेहत को ठीक रखना क्या क्राइम है? हम अपनी सेहत को ही ठीक नहीं रख पा रहे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बताओ मेरे को। कि अगर मैं कहता हूं, यहां पर एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर, कि किसान जो है बहुत मेहनत करके सब्जी और फल उगाता है, जो भी वो अनाज उगाता है, पर उसके अंदर जो केमिकल छिड़क करके उसने पॉइजन डाल दिया, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये चीजें तो हमें समझनी ही पड़ेंगी कि हमारा रूट कॉज में प्रॉब्लम तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, समाज क्रिएट कर रहा है, और उसको क्या कुछ और रहा है। किसान जो है जितना केमिकल पॉइजन इंट्रोड्यूस कर रहा है अनाज के अंदर, और उसको हम अन्नदाता कह रहे हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? कॉन्ट्राडिक्टरी। हम उसको अन्नदाता कह रहे हैं जो आपको पॉइजन दे रहा है, हम उसको अन्नपूर्णा कह रही है जो हमें उस पॉइजन को खिला रही है, हम उस मां को गुरु कह रहे हैं जो मां हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दे रही है। वो हम उस मां को गुरु कह रहे हैं जो मां हमें मतलब पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, दूसरों के हवाले कर दिया पैदा होते ही। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी जिसमें ओल्ड एज होम्स में पेरेंट्स को भेज देते हैं। इसके बारे में नेचुरली ये बहुत अच्छी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद कुछ कई फैमिलीज में ऐसा देखा है कि घर में दादा है, दादी है, माँ है, पिता है, एक बच्चा है, लेकिन फिर भी उसको क्रेच में छोड़ा जाता है, डे केयर में छोड़ा जाता है। सुबह से शाम तक बच्चा वही रहेगा और शाम को उसको ले आएंगे 6 बजे 7 बजे। तो अब अगर उसी बच्चे ने बड़े होकर अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज केयर में भेज दिया है, देन हम उसको ब्लेम क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जब वो छोटा था मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही तो पिन पॉइंट करके कह रहा हूँ कि क्या माँ जो है, माँ ने बच्चा पैदा किया और माँ उसको अपने पास नहीं रखना चाहती, तो उसने पैदा ही क्यों किया? तो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी तो तुमने पहले दिन से बिल्ट इन कर दी। और जब पेट में आता है, जब बच्चा पेट में आता है तो माँ रोने लगती है कि क्यों आ गया, मैं तो नहीं चाहती थी कि मैंने इतनी सारी प्रोटेक्शन ली, फिर भी ये मेरे पेट में आ गया। तो वो क्रिमिनल टेंडेंसी तो डेवलप होगी ही उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी तो डेवलप होगी ही ना। यहाँ पर आप अभिमन्यु का एग्जाम्पल देख लो कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का, चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो सीख लिया, निकलने का क्यों नहीं सीख पाया वो? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? चक्र जब आधी बात हुई थी, यानी कि चक्रव्यूह में जाने की बात हो गई, उसके बाद उसकी मदर शायद सो गई, रुक्मणी नहीं, सुभद्रा सो गई, जिसकी वजह से अब अर्जुन चुप हो गए और आगे उन्होंने बताया नहीं कि चक्रव्यूह से बाहर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब वो सुभद्रा जाग रही थी तो बता देते। ये कोई स्टेटमेंट हुई क्या? ये लॉजिक हुआ कोई किसी भी कंडीशन में कि अगर वो उसको अर्जुन को पता लग गया कि वो सो गई है तो जब उठेगी तब सुना देते। क्यों नहीं सीख पाया अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आना? तो सवाल ये है, इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है कि सुभद्रा सो गई, अर्जुन को पता नहीं लगा कि वो सुभद्रा सो गई है, वो अपना सुनाता चला गया, और सुभद्रा सो गई थी तो उसने सुना नहीं। तो
अर्जुन को ये नहीं पता, पिता को ये नहीं पता कि उसकी बच्चे की मां सो गई है, तो उसको बाद में बताएगा, जब उठ जाएगी तब बताना है, या सोने मत दे। और सुभद्रा सो गई, ऐसी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, तो सुभद्रा सो गई, तो ये बिना बताए सो गई, तो ये किसकी गलती है? तो इसको जो, और आज की जो पब्लिक है उसने उसको यही समझा कि माता पिता ने दोनों ने अभिमन्यु को सुसाइडल के पाथ पर डाल दिया, सुसाइडल के रास्ते पर डाल दिया। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। महाभारत क्या सिखा रही है, क्या बता रही है तुम्हें, और तुम क्या समझे, हम लोग क्या समझ पाए उससे कि सुसाइडल टेंडेंसी कैसे डेवलप होती है। अभिमन्यु का एग्जांपल समझ लो। जी, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई यहाँ अभिमन्यु में। इसमें क्राइम कहीं नहीं था। आपने कहा कि सोसाइटी में क्योंकि क्राइम बहुत है तो बच्चे को लगने लगता है कि मैं क्राइम की तरफ जाऊं, इससे अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं। अब यहाँ हम अभिमन्यु के केस में कह सकते हैं कि पेरेंट्स की लापरवाही थी जिसकी वजह से वो मारा गया। बट पेरेंट्स की लापरवाही है। एक मिनट, होल्ड इट। महाभारत का मतलब क्या है पता है? दैट वाज द रिजल्ट ऑफ क्राइम ओनली। महाभारत क्यों हुई, महाभारत की जरूरत क्या थी? इट वाज द रिजल्ट ऑफ क्राइम ओनली। दैट सो मच ऑफ क्राइम वाज स्प्रेडेड एट दैट टाइम कि एक महाभारत इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा। ईच पर्सन वाज इन्वॉल्व। महाभारत में तो हालत ये हो गई थी, ईच पर्सन हैड बिकम क्रिमिनल। नहीं तो अर्जुन जो है, महाभारत शुरू होने से पहले अपने सामान को नीचे क्यों रख दिया उन्होंने? लड़ने से मना क्यों कर दिया? अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मारूंगा इन सबको, लेकिन फिर भी कृष्ण जो कि विष्णु के पूर्ण अवतार थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि नहीं, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू पार्टिसिपेट। करेक्ट। क्यों? यस, दिस इज द एग्जैक्टली द फाउंडेशन लेड बाय कृष्ण ऑफ राष्ट्रवाद, कि मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा पर मैं किसी और को भी अपना नुकसान नहीं करने दूंगा। दिस इज प्रिसाइजली द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रवाद लेड बाय कृष्ण इन दी महाभारत, ड्यूरिंग महाभारत। उसने कहा कि जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको मारना तुम्हारा काम है। जी, तो जो हम आज का जो डिस्कशन शुरू हुआ था वो दुख शब्द से शुरू हुआ था। ये सिर्फ क्राइम ही एकमात्र दुख नहीं है हमारी सोसाइटी में। देयर आर मेनी अदर। सॉरी, दुख जो है वो परिणाम है, कारण नहीं है। दुख का कारण ढूंढो। अगर दुख को कारण मानोगे तो फिर तो कुछ मिलेगा नहीं। दुख परिणाम है, कारण नहीं है। दुख का कारण ढूंढोगे तो फाइनली क्राइम ही मिलेगा। नेगेटिव मेंटालिटी, नेगेटिव सोच मीन्स अपनी नेगेटिव मेंटालिटी है, दैट इज व्हाई वी आर दुखी। नो, या दूसरों की नो, नॉट अपनी। The negativity, the criminal mentality floating in the society, which had resulted in Mahabharata that time. Now it is resulting in small wars. That is the only difference. जी, पॉल्यूशन या क्राइम महाभारत के टाइम में भी अपने एक्सट्रीम पे था, इसीलिए इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हुई। सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किया, सबने, बहुत ही कम राजा थे जो एक्सक्लूडेड रहे, बाकी ऑल ओवर प्लैनेट अर्थ एवरीबॉडी वाज। नो, each and every king participated. There were 3 parties in Mahabharata. Everybody talks about only 2. Third party people don't talk about it. There were 3 parties. आज भी 3 पार्टीज हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं।
महाभारत में 3 पार्टीज थी, एक कौरव, एक पांडव और एक भोज। एक पार्टी, 2 पार्टियां आपस में लड़ रही थी और तीसरी पार्टी उनको भोजन अवेलेबल कराती थी, उनको मेडिसिन अवेलेबल कराती थी। जिस प्रकार अब की बार हमारी सरकार ने मेडिसिन प्रोवाइड करी सारे वर्ल्ड को कोरोना के टाइम पर, कोरोना जैसी आपदा के लिए, और कोरोना जैसी आपदा इज सपोज टू बी मैन मेड आपदा। वो एक किस्म से महाभारत थी। कोरोना को तुम आज की महाभारत, मॉडर्न यानी कलयुगी महाभारत कह सकते हो, क्योंकि अब की बार इतना खराब तरीका यूज किया गया महाभारत करने का, जो कि पहले नहीं होता था। पहले जो है, जो जितना कैपेबल था, अपने कैपेबल के अकॉर्डिंगली लड़ाई होती थी उनकी 1 to 1। लेकिन इसमें इतना मतलब स्तर गिर गया है थिंकिंग का, इतना सोसाइटी में पोल्यूटेड मेंटेलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो कोरोना जैसा वायरस स्प्रेड किया उन्होंने, तो उसके अगेंस्ट में उसको कोरोना वायरस को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसके इफेक्ट को भारत ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया मैक्सिमम, और उन्होंने पूरी दुनिया को बचाया। पर यह बात कोई देखना नहीं चाहता, फैक्ट है ये जी। पॉल्यूशन या क्राइम, ये मैं कह रही थी कि महाभारत के टाइम पे भी बहुत था, अब भी है। यस, अभी पीछे पैंडेमिक जो आया है, यस, दीज पैंडेमिक्स अपने आप में ये एक वॉर ही है, हम माने या ना माने, चाहे हम कहें कि ये नेचुरल है चाहे मैनमेड है, लेकिन ये पोल्यूशन का ही नतीजा है। एंड पोल्यूशन इज ऑलवेज मैनमेड, इट्स नॉट नेचर गिवन। तो सीधी सी बात है कि ये एक वॉर ही थी और हमें अपने लिए एक कवच बिल्डअप करना ही था। एंड यस, इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। मेरा क्वेश्चन कुछ और था आपसे कि श्री कृष्ण जो महाभारत के समय में एक ह्यूमन बर्थ में थे, उस पोल्यूशन के एनवायरमेंट में, बिकॉज ही हैड बीन फेसिंग पोल्यूशन ऑल अलोंग, जब उनका जन्म हुआ तब उनको मारने की कोशिश की जाने लगी थी, तो क्या उनको ये इस तरह के थॉट्स, इस तरह का मेंटालिटी नहीं आता होगा कि आई शुड लीव दिस वर्ल्ड, आई शुड गो? मतलब इट्स जस्ट अ थॉट कि जो टीनेजर्स की आज सुसाइडल टेंडेंसी है, श्री कृष्ण में ऐसी क्यों नहीं डेवलप हुई? क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण में इस तरह की टेंडेंसी क्यों नहीं डेवलप हुई, जिस तरह की टेंडेंसी आज हम अपने टीनेजर्स में देखते हैं? क्योंकि जितना क्राइम उन्होंने झेला, उतना क्राइम तो आज शायद कोई भी बच्चा नहीं झेलता सिंस बर्थ। नहीं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपको ये बात बहुत आराम से, आसानी से समझ आ जाएगी। He developed his all capabilities to fight against crime in the womb itself, because his father, like Arjun was talking to Subhadra and conveying her, and Subhadra slept. But Vasudev made sure that the delivery of my son, because he had already suffered the killing of his elder children. पहले जो बच्चे आए थे उनकी उनका क्या हुआ था, वो क्रिमिनल मेंटालिटी के जो लोग थे उन्होंने उनको मारा, तो वासुदेव ये देख चुके थे। तो वासुदेव ने जो इस बच्चे को गर्भ से ही उसकी सारी की सारी वो जो क्राइम के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेबिलिटी थी, वो सारी डेवलप करी, एंश्योर किया जी। तो यहां पर दोनों पेरेंट्स क्योंकि आइसोलेशन में थे, तो दे कुड मैनेज दैट, दे कुड डेवलप दैट, एंड दे लर्नड इट आफ्टर द किलिंग ऑफ ईच ऑफ देयर चाइल्ड अर्लियर जी। जो पहले बच्चे मारे गए
उनके केस में वो डेवलप नहीं कर पाए थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई शील्ड या लेयर। तो अब की बार दे वर वेरी केयरफुल। जब कृष्ण हुए तो उन्होंने अल्टीमेटली एक लेयर या कवच दे कुड डेवलप कि कृष्ण अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके ऑल क्राइम के अगेंस्ट। राइट, एब्सोल्युटली। तो अश्विनी जी ये तो हो गया क्राइम की बात, लेकिन देयर आर लॉट मेनी अदर डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि हेल्थ डिस्टर्बेंस, डायबिटीज। इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, या ओबेसिटी, या देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम्स की मैं बात करूं तो वो लिस्ट खत्म ना हो। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। हमारी इच्छा, जब तक हम बीमार नहीं होते तो हमारी कोई इच्छा नहीं होती टुवर्ड्स हेल्थ। हम इसको इनहेरेंट या बाय डिफॉल्ट मानकर चलते हैं कि ये तो रहेगा ही। वी प्लान आवर लाइफ, अच्छा से पढ़ाई करना है, अच्छे से पैसा कमाना है, मकान खरीदना है, या इस तरह की चीजें जिसमें हम ये इनहेरेंट मानकर चलते हैं कि हेल्थ तो रहेगी ही, मेरे हाथ पैर तो चलते रहेंगे, या कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। जबकि व्हाट हैपेंस इज अनएक्सपेक्टेडली सम काइंड ऑफ हेल्थ डिस्टर्बेंस अकर्स, और ये बहुत ज्यादा तेजी से देखा जाता है। जो प्रॉब्लम्स पहले 60 के बाद आती थी वो अब 40 के बाद दिखने लगी हैं, और भी यंग एज में 30-35 में भी दिखती हैं। तो यहाँ पे भी क्या क्राइम ही रिस्पॉन्सिबल है? किस तरह का क्राइम की वजह से इतनी हेल्थ डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं जो आज एक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की? मैंने बताया ना कि इट इज द पेरेंट्स हु आर इंट्रोड्यूसिंग, इट इज द सोसाइटी विच इज इंट्रोड्यूसिंग द क्राइम। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ए कवच विच वासुदेव बिल्ट फॉर कृष्ण, we are removing whatever immunity the person has born or taken conceived with, even that we are killing. हम लोग तो उनको फेंक रहे हैं हेरिडिटरी के नाम। हेरिडिटरी क्या है कि the parents have given disease to the child, this is what is hereditary. So why don't you stop giving your problem to child? Why don't you start building the kavach to child? ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम चाहेंगे तो ये जीन्स जाएंगे और ये नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट आवर चॉइस, इट जस्ट हैपेंस। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हो कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम्हें इच्छा है किसी चीज की। इच्छा जब तक नहीं होगी जब तक तो तुम कुछ मिलेगा ही नहीं ना। सी, रूट इज डिजायर, कि पहले मेरे को इच्छा होती है फिर मैं उसको पूर्ण करता हूं। अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो पूर्ण कैसे हो जाएगी? इसलिए पहले इच्छा, इच्छा के लिए कर्म, कर्म के लिए काम, काम के लिए प्रोसीजर्स, और प्रोसीजर्स के लिए शक्ति, शक्ति के लिए समय। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनका आपको रखना ही पड़ेगा केयर, कि इच्छा है और वो पूरी करनी है, या इच्छा है तो उसको ड्रॉप करना है, रिजेक्ट करना है। ये तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा कि रूट कॉज इज डिजायर, नथिंग एल्स। इफ यू हैव डिजायर टू लिव लॉन्गर लाइफ, देन यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, पुट इन भक्ति, put in काम, put in कर्म, put in शक्ति, put in procedures to get longer life. If you want disease-free life, you have to do all that activity for that purpose. So whatever your desire is, to fulfill that desire, you have to execute it sequentially. जी, किसकी डिजायर नहीं होती कि वो सुखी रहे? हैप्पीनेस या एंजॉयमेंट इन लाइफ या सुख, एक शब्द बनाया हुआ है सुख। किसकी इच्छा नहीं है कि वो सुखी रहे? हर तो किसी जिसकी इच्छा है वो रहता है। मेरे ख्याल से जिसकी इच्छा है वो रहता है, क्योंकि उस इच्छा को पूरी करने के लिए वो एफर्ट भी करता है ना। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लगता है, ऐसा हो गया कि अगर मैं पैसे कमा लूं तो मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। ये रूल नहीं है। रूल ये है कि तुम्हारी इच्छा पैसे कमाने की हो गई, और वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि पैसा कमाना इज अनलिमिटेड। वो आता भी है चला भी
भी जाता है, रुकता नहीं है। तो प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुमने इच्छा ये बना ली कि मैं पैसे कमा लूं, फिर मैं आनंद लूंगा, मौज लूंगा, खर्चूंगा, इसको जो मर्जी करूंगा, अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो पहली इच्छा क्या है? पैसा कमाना, क्योंकि पैसे के बिना आपकी कोई इच्छा पूरी कैसे होगी? करेक्ट। तो जब पहली इच्छा ये पूरी नहीं हुई है तो बाकी की इच्छाएं तो पेंडिंग चली गई ना, बाकी की तो इच्छा रही नहीं, क्योंकि पहली इच्छा इतनी स्ट्रांग है, उसके अंदर इतनी एफर्ट्स है, इतना कुछ लग जाता है कि तुम्हारे पास बाकी कुछ बचता ही नहीं है। बाकी कोई इच्छा करने के लिए तुम्हारे शरीर में वो रहता ही नहीं है कुछ, मन ही खराब हो जाता है, मन ही अटक जाता है। पैसा कमाने के लिए एक इच्छा, पहली इच्छा पूरी करने के लिए ही मन अटक जाता है, तो उसके बाद उसमें दूसरी इच्छा आती नहीं है। अश्विनी जी, मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं कमाया या उसकी इच्छा नहीं है कि पैसा कमाना है, तो हाउ कैन ही और शी हैव अ गुड लाइफ? हमें जो भी कुछ लाइफ में चाहिए होता है वो हमें खरीदना पड़ता है, तो वी नीड मनी फॉर दैट, दैट इज अ फैक्ट। बिना पैसे के तो दुख, तो वही तो मैंने पहले ही कहा था कि दुख तो तुम लोग खरीदते हो। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि दुख तो तुम लोग खरीदते हो और उसके लिए पैसा कमाते हो, क्योंकि दुख सबसे महंगा होता है। दुख इज वेरी वेरी कॉस्टली। अच्छा, एक बात बताओ, देयर इज ए प्रिवेलिंग स्टेटमेंट, टाइम इज मनी, इज इट राइट और रॉन्ग? इन अ वे इट इज राइट, इन अ वे इट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर हम ऐसे समझें कि हम जितना समय लगाएंगे अपने काम में हम उतने ही पैसे कमा पाएंगे, तो टाइम इज इक्विवेलेंट टू मनी। पर दूसरी तरफ अगर हम समझे, तो मैं मान लीजिए सिर्फ टाइम लगा रही हूँ अपने काम में, तो दैट डज नॉट इम्प्लाई कि मैं पैसे भी कमा पाऊंगी। टाइम माइट बी। नो नो नो, सॉरी अगेन। देखो, टाइम इज मनी, ये स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग पे आ गई तो इसका मतलब टाइम इज मनी, ये तो मानते हो ना। तो इफ टाइम इज मनी इज राइट, तो तुम बीमार नहीं होगे, तुम हेल्थ पे हेल्दी रहोगे। इफ टाइम इज मनी इज रॉन्ग, तो तुम बीमार रहोगे। सिंपल सा रूल है। कैसे कैसे टाइम इज मनी का हेल्थ से क्या कनेक्शन है? इसका हेल्थ से कोई कनेक्शन नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर तुम्हारी इच्छा है टाइम इज मनी को यूज करना है, तो और मनी मेरे को चाहिए, बीमार मैं अपनी, टाइम इज मनी का मतलब समझो पहले। टाइम इज मनी का मतलब है मनी कौन सी? विच वेल्थ? मनी वी अर्न, मतलब जो No. पैसे हम कमाते हैं। Time, I am talking about time. Time is money means time is your mental wealth, not physical wealth. By investing mental wealth, you earn physical wealth. So time is money is the statement which you have to understand. That time, when we are talking of time is money, cash is not money. Time is money. Nobody has said that cash is money. Time is money, then what did you say? Mental wealth. I mean, I couldn't get it. That's what I said. Now that you don't know, you are confused by the two words called time and cash. Acha, okay, I ask you one question. Time is money. Cash is money or not? Is time or cash the same? That's the key. That's the key. Time is giving you mental wealth and cash is giving you physical money, physical wealth. कैश समझ में आता है, वेल्थ की जो आप बात कर रहे हैं वो समझ में आता है। ये मेंटल वेल्थ क्या है? हाँ, तो अगर मेंटल वेल्थ है कैश को संभालना, जो तुम्हारे पास पैसे पड़े उसको संभालोगे कैसे? कोई लूट के ले गया तो उससे बचाओगे कैसे? या तुम्हें कोई चीज खरीदनी है तो उसके साथ कोई नेगेटिव चीज ना आ जाए, उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, पसंद आनी चाहिए, पसंद नहीं आ रही है तो तुम खरीदोगे कैसे? एक कंसेप्ट चल रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें छोटे छोटे कोर्सेज अलग अलग
कोचेज और इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं कि आपको ये सिखाया जाता है कि आपने जो पैसे कमाए हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, कितना करना है, फ्यूचर प्लानिंग जिसे कहते हैं। आपको अपने पैसे को पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल करना है। आप इसी बारे में बात कर रहे हैं? I never talked about any institute. I just said there are one statement, time is money, and I have created one more statement, cash is money. So which one you are working on? टाइम इज मनी में कैश पर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट सो कॉल्ड कैश के रूप में ही मिलता है, मतलब वो बैंक में चला जाता है। बट किसने कहा ये किसने कहा? ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि टाइम को हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट कैश के मनी के रूप में मिलता है। ये बात तो टोटली जीरो है, वैलिड ही नहीं है। ये बात इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि कहीं पर पैसे की वैल्यू 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपए है, कहीं पर 1 घंटे की वैल्यू 500 रुपए है, कहीं पर 1 घंटे की वैल्यू 5000 है, कहीं पर 5 करोड़ है। तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। टाइम तो टाइम है। टाइम, इफ टाइम इज मनी देन ऑब्वियसली इट विल बी सेम एवरीवेयर। नहीं, टाइम के साथ हमारा स्किल सेट इंक्लूड होता है। Exactly. Now the key is that now you are talking about cash. When you are talking about skills, you are talking about cash is money. When you are talking about time, wealth, the money is not cash. Cash is related to skills, not time. मनी किसे कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं मनी का मतलब पैसे से समझ रही हूँ। Wealth, wealth. Money is wealth. Money is wealth. जो हमें सैलरी मिलती है, जो हम अर्न करते हैं, या जो नहीं ना। Time is money means time you spend to earn skills and then convert skills into cash. इसमें सब कुछ हो गया। हम पहले एक स्किल सेट अपना बनाते हैं, फिर हम उसको तराशते हैं अपने स्किल सेट को, और जितना एक्सपर्टीज हमारा होना जाता है। No. Again it is wrong. Again it is wrong. You are investing time to get skills, or are you investing cash to get skills, or are you investing both to get skills? We invest both to get skills. Correct. That is the key. So if you spend both to earn skills, then you are bound to get both sukh and dukh. अरे किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी प्रोफेशन सीखना है, उसे टाइम भी लगाना होगा, उसको कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी, तभी Again a wrong statement. Again you are making a wrong statement. That is only buying a degree, paper. It has no connection with the skills. Engineer person can become engineer without going to any place. He can become engineer or she can become an engineer at home. Female जो है, she is the best engineer born. Each female is best engineer born. The mother only modifies her skills, polish her skills, but she is a born engineer. ये बात आज तक किसी को कोई मानने को समझने को तैयार नहीं है कि फीमेल, ईच फीमेल टुक बर्थ इज बॉर्न इंजीनियर। एक बच्चा है, वो बॉर्न, उसकी कुछ कैपेबिलिटीज हैं जन्म के साथ, बट हम उसको स्कूल भेजेंगे, उसको कॉलेज भेजेंगे, सो दैट ही लर्न्स टू सेटल डाउन। क्यों भेजेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों भेजेंगे? जब माँ इतनी अच्छी स्किल्स डेवलप कर सकती है तो दूसरा कैसे कर देगा वो अपने बच्चे की स्किल्स डेवलप? तुम्हारे बच्चे की स्किल दूसरा कैसे डेवलप करेगा भाई? अगर माँ पेरेंट्स ही अगर अपने बच्चे की स्किल्स नहीं डेवलप कर सकते, जबकि आई एम टेलिंग यू दैट फीमेल इज ए बॉर्न इंजीनियर एंड यू आर सेंडिंग
the female बच्चा आउट टू बिकम एन इंजीनियर. व्हाट ए स्टूपिड थॉट. अश्विनी जी, अब यहाँ पे हम हिस्ट्री से अगर एग्जाम्पल उठाते हैं तो लव और कुश, उन्हें भी वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया, 12-13 साल की एज तक वो वही रहे, या द्रोणाचार्य जी के आश्रम में भेजा गया बच्चों को. कृष्ण भी गए सांदीपनी आश्रम में. देयर हैज ऑलवेज बीन अ परंपरा दैट द चाइल्ड विल गो एंड परिणाम लर्न. क्या हुआ उसका? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, उसका परिणाम क्या हुआ ये देखो ना. तुम रिजल्ट को तो देखना ही नहीं चाहते हो. लव और कुश, दे फॉट, दे हैड वार. दिस द्रोणाचार्य के आश्रम में उन्होंने क्या सीखा? लड़ना सीखा. तो तुम एग्जाम्पल कैसे ले रही हो? कमाल है. कृष्ण ने भी तो संगीत की गुरु से कुछ सीखा होगा. मुझे नहीं लगता उन्होंने वहां पे लड़ना सीखा. किन्होंने? कृष्ण ने. अरे बताया तो कि वासुदेव was समझदार. उसने देखा कि उसके बच्चों के साथ जो क्राइम हुआ है उससे मैं अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करूं. तो उसने उसको लड़ना नहीं सिखाया. उसने उसकी स्किल्स इतनी डेवलप कर दी कि उसको समझ में आ गया कि भैया अगर कोई मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर मुझे कोई पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आई एम गोइंग टू एलिमिनेट. वही मैं कह रहा हूं कि पेरेंट्स जो सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता. स्किल्स, ईच फीमेल इज बॉर्न इंजीनियर. तो तुम बाजार में जाके क्या सीखोगे? राइट टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज वन इज बॉर्न विथ. Unless you know that, unless you understand that, you are going to be a diseased person only. You are going to remain ever diseased. अगर एक बच्चे को हम स्कूल ही नहीं भेजेंगे या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं भेजेंगे तो वो जो टेक्निकलिटीज हैं, जो लैंग्वेज यूज करनी है, जो एक प्रोसीजर्स होते हैं, वो नहीं सीख पाएगा. किसने जैसे एक कहा? डॉक्टर, ये एक किसने? बच्चा लैंग्वेज घर में पाएगा. अरे क्यों घर में लैंग्वेज यूज नहीं होती है क्या? मेरे कमाल है यार कि ये क्या लॉजिक हुआ. ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा लॉजिक हो गया जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है. और ये लॉजिक तुम इसीलिए दे रही हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि यू आर ए बॉर्न इंजीनियर. मुझे तो आज भी नहीं लगता कि आई वाज अ बॉर्न इंजीनियर. आर यू नॉट एबल टू कुक ए गुड रोटी? आर यू नॉट एबल टू बेलो ए गोल रोटी? Yeah, my mother taught me to do so I was able to do so. मदर डिड टॉट यू. अगर मदर नहीं सिखाती होती तब भी तुम अपने आप सीख जाती. जो और लड़कियां जो जितनी भी हैं उनको नहीं सिखाया किसी ने, वो भी सारी सीख गई हैं, वो भी बनाती है सारी. फिर तो हु कैन मेक? एक मेल गोल रोटी बना सकता है क्या आसानी से? नहीं बना सकता क्योंकि ही इज नॉट ए बॉर्न इंजीनियर. ही हैज टू लर्न. बट फीमेल इज ए बॉर्न इंजीनियर. वो सब्जियां बनाती है. मतलब कमाल है. उसको उसकी इंजीनियरिंग स्किल्स अगर देखोगे तो तुम हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है. मैंने आज तक ये सोचा ही नहीं कभी. ईच लड़की बॉर्न डिलीवर्ड बाय मदर इज ए बॉर्न इंजीनियर. आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं. द क्रिएटिविटी इज देयर इन एवरी फीमेल. क्रिएटिविटी क्या होता है? ये शब्दों के खेल में तुम फिर उलझ रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने एक्चुअली अपने आप को समझा ही नहीं कि हम पैदा क्या लेकर के हुए हैं. हमारी प्रॉब्लम यही रही है कि हम लोगों ने को ये पता ही नहीं करने की कोशिश की कि हम क्या लेकर के पैदा हुए हैं. भाई हमारी बंद मुट्ठी में था क्या? इंजीनियरिंग subject is not at all required in the life. It is a wasting of life, wasting of resources, killing the society. Female is a born engineer, but male is not. Male कैसे सीखेगा इंजीनियरिंग? उसको तो जरूरत ही इंस्टीट्यूट में ही जाना. नहीं है. अरे कमाल है. इतने सारे इंजीनियर तुम करोगे क्या? इससे हुआ क्या कि फीमेल जो बॉर्न इंजीनियर थी उसकी इंजीनियरिंग खत्म कर दी गई, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म कर दी गई, उसकी मेंटल एबिलिटी खत्म कर दी गई. तुम समझो एक बॉर्न इंजीनियर है और कितने सारे हैं. ईच फीमेल इज बॉर्न इंजीनियर. ईच फीमेल आई एम टॉकिंग अबाउट.
तो इतने इंजीनियर तो पैदा हो रहे हैं, तो तुम नए इंजीनियर बना क्या रहे हो? वो नुकसान ही करेंगे, फायदा तो देंगे नहीं। आपने अगर एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की आई थी, वो क्या मूवी का नाम था मुझे याद नहीं है, उसमें उसने वो एक फीमेल को इंचार्ज बना दिया था प्रोजेक्ट का, तो सबने बहुत ऑब्जेक्शन करी थी। तो उसने कहा एनर्जी, वो चंद्रयान बनाना था उनको, तो उन्होंने कहा कि मिशन मंगल, हाँ जो भी था, मुझे याद नहीं है उस मूवी का नाम, तो उसमें फीमेल वाज द रेफरेंस। तो इसे अगर मूवी में दिखाने के बाद भी अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो ये किसकी मूर्खता है? और वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट पिक कहां से किया? पूरियां चलते हुए। ये गैस बंद करने के बाद भी उसने 2 बार पूरियां तली। दैट वाज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी विच शी यूटिलाइज। तो ये पिक्चरों में आने के बावजूद भी हम लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि फीमेल इज ए बॉर्न इंजीनियर। सो व्हाट ए स्टूपिड कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग ऑन सिंस महाभारत, कि हमने फीमेल को इंजीनियर मान, कभी यही नहीं सोचा कि फीमेल कैन बी एन इंजीनियर। अंबा ने दिखाया कि शी कैन बिकम मेल। she couldn't become a male, she became third gender, neutral gender, she couldn't become a male, शिखंडी मेल नहीं था। If she would have continued more, so she might have achieved. She left the puja, left the tapasya in half. What can I do in that? But she knew that it is possible. That is why she tried. She started working on it. कुंती इतना बढ़िया एग्जाम्पल है। She could deliver a child without male. सूर्य आए थे, उसे वरदान देकर गए थे या संतान देकर गए थे। सूर्य इज अ मेल। समझने में कंफ्यूजन रहेगा ही जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि फीमेल इज अ बॉर्न इंजीनियर। शी कैन क्रिएट एनीथिंग, शी कैन मेक एनीथिंग, शी कैन डिजाइन एनीथिंग, शी कैन फैब्रिकेट एनीथिंग। तो अभी एक समय ऐसा था भारत में ही, जब हम लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा करते थे, लड़कियों को घर में ही रखा जाता था। तुम घर का ही कामकाज संभालो, बच्चे पालो, एंड 16-17 में उनको उनकी ससुराल भेज देते थे। अभी भी हमारी दादी नानी का टाइम की मैं बात कर रही हूँ, एंड दे कंटिन्यू विद दैट टास्क ओनली। लेकिन उसके बाद एक मिनट जस्ट 1 मिनट। अब तुम यही कंपेयर कर लो कि उस टाइम का क्राइम रेट क्या था और आज का क्या है, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अश्विनी जी, क्राइम रेट तो उस टाइम भी काफी था। अच्छा, फीमेल डिससेटिस्फाइड रही, तभी तो उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजना का डिसीजन लिया। देन हम महाभारत का टाइम देखें तो कुंती या गांधारी या द्रौपदी को किसी गुरुकुल नहीं भेजा गया। ओके, दे वर बॉर्न इंजीनियर्स, बट स्टिल क्राइम रेट वॉज वेरी वेरी हाई इन दैट एरा। तो क्राइम रेट तो तब भी था जब फीमेल्स को ये माना जाता था कि ये तो बॉर्न इंजीनियर्स हैं। क्राइम रेट अब भी है जो फीमेल इंजीनियर बनने की कोशिश करती है। सॉरी अगेन, नो यू आर सेइंग रॉन्ग। नेवर इट वाज थॉट दैट फीमेल इज ए इंजीनियर, शी इज ए बॉर्न इंजीनियर। ये तो कभी कंसेप्ट था ही नहीं, ये तो कभी सोचा ही नहीं गया कि फीमेल इज ए बॉर्न इंजीनियर। वेयर वाज इट? हैव यू एवर लिसन heard this statement कि female is a born engineer? Tell me, show me any place. It was never there in any society. ये मैंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जिस तरह से लड़कियों को पाला जाता था, तो कंसेप्ट यही था। कारण मुझे नहीं पता कि उनको कहीं अलग से कोई किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा जाता था। किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं, अगेन यू आर मिस्टेकन। देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टेकन बाय पेरेंट्स। स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं थी, और लड़कों को भी लड़कियों को भी। लड़कों को स्कूल भेजा जाता है लड़ना सिखाने के लिए, सिर्फ लड़ना सिखाने के लिए। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि क्राइम था तो बच्चों को लड़ना सिखाना जरूरी था।
युद्ध में सिर्फ लड़के पार्टिसिपेट करते थे, लड़कियां नहीं करती थी। तो इसका कारण समझो, क्योंकि अगर ये पता होता कि लड़कियां बॉर्न इंजीनियर है, ये अगर एनालाइज करोगे तो समझ में आता है, बट किसी ने आज तक ये माना नहीं है, किसी को पता नहीं है कि लड़कियां बॉर्न इंजीनियर हैं। फर्स्ट टाइम आई हैव मेड दिस स्टेटमेंट टुडे। तब क्या रीजन था जिसकी वजह से फीमेल्स को स्कूल या कॉलेज या किसी गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था? क्योंकि पेरेंट्स वर रनिंग द स्कूल फॉर हर किड्स, पेरेंट्स वर रनिंग द स्कूल देमसेल्व्स। बेटा पैदा हुआ तो उसको गुरुकुल भेज दिया, बेटी पैदा हुई तो इसको अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। बाय नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी अगेन, बेटे दोनों, बेटा और बेटी दोनों को वो अपने पास रखते थे। मैंने ये नहीं कहा कि बेटा हुआ तो भेज दिया, बेटी हुई तो नहीं भेजा। दोनों को वो सिखाते। लोहार, जैसे कोई लोहार होता था तो अपने बेटे को लोहार का काम सिखाना शुरू कर देता था 3-4 साल 5 साल की उम्र से। कारपेंटर है तो वो कारपेंटरी का काम सिखाना शुरू कर देता था। अगर वो जो भी काम, जो प्रोफेशन पिता करता था, वो प्रोफेशन अपने बेटे को तुरंत सिखाना शुरू कर देता था जैसे ही वो 3-4 साल का होता था। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि बेटे को और बेटे को स्कूल भेज दिया, बेटी को नहीं भेजा। ये गलत स्टेटमेंट है। दोनों को ही। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि जब क्राइम बढ़ने लगा तो बेटों को क्राइम से लड़ने के लिए, सीखने के लिए स्कूल भेजना पड़ा उनको। क्योंकि लोहार का काम तो सिखा दिया उसने, लेकिन लड़ने के लिए क्या सीखना है वो नहीं सिखा सकता था। इसलिए वासुदेव के एग्जाम्पल को समझो। उसने, अगर उसको पहले पता होता तो पहले बच्चे भी शील्ड बिल्ड कर देता कि नहीं? तो फीमेल, और इमेजिन के शील्ड बिल्ड करवाई वासुदेव और देवकी ने मिलकर के, छठे बच्चे पर, 7वें बच्चे पर, 8वें बच्चे पर। तो उनको कैसे पता लगा कि ये क्या हो गया? और उनके पहले 6 बच्चे शायद लड़के हुए थे और 7वां बच्चा लड़की था, और लड़की मरी नहीं थी। क्यों? लड़की क्यों नहीं मरी? यही तो सोचने वाली बात है, यही तो समझने वाली बात है कि फीमेल इज ए बॉर्न इंजीनियर। तो उसने अपनी वो स्किल यूज करके और स्लिप हो गई, भाग गई। यही तो कमाल है कि हम लोगों ने समझने की कोशिश ही नहीं करी कभी। महाभारत सब कुछ बता रही है। फीमेल इज ए बॉर्न इंजीनियर, ये स्टेटमेंट आज आई है मार्केट में। मैंने आज से पहले कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आज जो डेट है, आज तारीख है, आज क्या डेट है? 6 है शायद, 6 जुलाई। तो 6 जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र। तो 6 और जुलाई का महीना, यानी धर्म की स्थापना। तो 6 जुलाई, इसलिए मुझे आज के दिन ये डिक्लेयर करना पड़ा। मैं शायद नहीं कहता इस बात को अगर आज 6 जुलाई ना होती तो। अश्विनी जी, ये मेरा शायद आज का आखिरी प्रश्न है, समय हो चला है। धर्म की स्थापना और फीमेल इज द बॉर्न इंजीनियर, इन दोनों चीजों का कनेक्शन क्या है आपस में? बड़ा सिंपल है। अगर हम आज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ईच फीमेल बॉर्न इज इंजीनियर, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याएं, तुम्हें लड़ाई, वार नाम की चीज दुनिया से एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसा कैसे? ये कैसे पॉसिबल? सारी इंजीनियर है,
सारी इंजीनियर है, ईच कंट्री हैज इंजीनियर्स, फुल ऑफ इंजीनियर्स, एवरीबडी कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम नथिंग, they can fabricate, they can think so far, their visibility, their visualization is so strong कि अगर वार होती है तो उसमें वो ऐसे लोग मारे जाएंगे जिसका नुकसान हमें ही है। फीमेल को वार का नुकसान सबसे ज्यादा किसको है बताओ मेरे को? फिर फीमेल को, फिर उसको सबसे ज्यादा नुकसान है। बस तो फिर तो फीमेल ऐसा क्यों चाहेगी कि मुझे नुकसान हो? कोई भी ऐसा काम करना क्यों चाहेगी? कोई भी फीमेल ऐसा क्यों चाहेगी कि उसको नुकसान हो? टिल ही इज बॉर्न इंजीनियर। अगर वो नॉर्मल इंसान होती तो ठीक था, चल जाता, बट शी इज ए बॉर्न इंजीनियर, सो शी वुड नेवर लाइक दैट आई शुड गेट हर्ट, आई शुड गेट हार्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फीमेल अपनी कैपेबिलिटीज को समझ के विच शी हैज बीन गिवन सिंस बर्थ, उसको नेचर से ये कैपेबिलिटी मिलती है कि वो एक बॉर्न इंजीनियर है, और अगर वो अपनी उन कैपेबिलिटीज को यूज करती है तो इस सोसाइटी में क्राइम अपने आप खत्म होने लगेगा एंड वॉर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पोल्यूशन विल गेट एलिमिनेटेड, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इंस्टेंटली, और पोल्यूशन कम होता चला जाएगा, और क्राइम, नेगेटिविटी इन द एटमॉस्फेयर विच इज फ्लोटिंग, दैट विल स्टार्ट डाइंग, और क्राइम नाम की चीज खत्म हो जाएगी, गारंटी है जी। क्राइम हमारी सोसाइटी से खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि फीमेल्स ये समझें और मदर्स और पेरेंट्स ये बात समझें कि फीमेल इज अ बॉर्न इंजीनियर, शी इज बॉर्न विद सो मेनी ऑफ कैपेबिलिटीज कि वो उन्हीं को यूज करके शी कैन रियली हैव अ गुड लाइफ, एंड क्राइम ओनली कैन देन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये है आज 6 जुलाई का मैसेज कुशनाकर भैया दिल्ली वाले का। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही सरलता से आपने दुख का कारण हमें बताया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे बातचीत होगी डिस 16 लुक 16 अशोक क्लब में। आपसे कल फिर मुलाकात जी। प्रणाम। प्रणाम। जय कृष्णेश। जय जय कृष्ण। क्राइम ये एक ऐसा शब्द है जो हमें डिस्टर्ब तो करता है एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, लेकिन चना भी भार फोड़ सकता है अगर फीमेल, महिला ये समझ ले, सीख ले दैट शी इज अ बॉर्न इंजीनियर। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को समझें और गर्भ काल में ही, प्रेगनेंसी के समय ही बच्चे की कम्युनिटी शील्ड को कल्टीवेट कराएं, जैसे वासुदेव जी और देवकी जी ने करवाई। दुख का कारण आज अश्विनी जी से हमने जाना है, समझा है। आप इसी तरह डिस 16 लुक 16 अशोक क्लब से जुड़े रहें और अपनी कंफ्यूजन से बाहर आकर अपनी लाइफ को और लग्जूरियस और हैप्पी बनाएं। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।